नमस्कार, मैं धर्म नारायण दुबे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज बहुत ही सामाजिक मुद्दे पे अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि इस समय एक तरीके से देखा जाए तो एक विकृति का रूप पकड़ लिया है। और मैं आज अपनी बात मशहूर शायर गुलजार साहब के एक दो पंक्ति के शायरी से प्रारंभ करना चाहता हूं। तकलीफ खुद की कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि इस समय जो हमारे माता पिता हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं जो कानूनन 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लिए हैं, उनके साथ बहुत ही दुर्भावनाएं घर परिवार के सदस्यों के द्वारा ही की जा रही हैं, और जिसके लिए भारत सरकार को बाध्य होकर 2007 में एक अधिनियम बनाना पड़ा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और अनुमान के हिसाब से 2050 में जो है यह जनसंख्या 32 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भारतवर्ष समेत दुनिया के कई देशों को मिलाकर कुल आबादी की 30% जनसंख्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो जाएगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल लीगल डेस्क ऑफ DN दुबे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया उसे कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सके। अब मैं आज की अपने बात पे आता हूं। 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला विचाराधीन हुआ। मुकदमे में सीनियर सिटीजन का मुद्दा उठा और इसी के बाद 2007 में केंद्रीय सरकार को द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को अधिनियमित करना पड़ा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह केंद्रीय एक्ट 2007 में बनने के पूर्व से ही हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में वृद्धों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अधिनियम बनाया जा चुका था। अब ये इस अधिनियम की संवैधानिक स्थितियों के विषय में सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में स्वतः ये लिखा गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रस्तावना में वर्णित है। इस स्थिति को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को निश्चित रूप में उसकी गरिमा के अनुकूल जीवन यापन करने, रहन सहन, चिकित्सकीय सुविधा तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से दिया गया है। और वैसे भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन जीने की स्वतंत्रता का मतलब कि जीवन बहुत ही सुचारुपूर्ण, अच्छे, आनंदमय स्थिति से पूर्ण चिकित्सकीय सुविधाओं और सुविधाजनक रूप से जिया जाए। और इसके लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरा कर लिए हैं, उनको वरिष्ठ नागरिक के रूप में कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि वरिष्ठ नागरिक
किससे अपने भरण पोषण के विषय में बात कर सकते हैं या किससे उनका अधिकार है भरण पोषण प्राप्त करने का। तो वरिष्ठ नागरिकों को अपने बालक, जिसमें पुत्र पुत्री पौत्र तथा पौत्री आते हैं, उनसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में दिया गया है। भरण पोषण में आहार, वस्त्र, निवास, चिकित्सकीय परिचर्चा और उपचार आते हैं, और कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसके अंतर्गत माता पिता भी हैं, वो आते हैं। अब प्रश्न आता है कि कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यथास्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता पिता द्वारा किया जा सकता है, और यदि वो अशक्त हैं तो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जा सकता है, या तो जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वो स्व प्रेरणा से भी संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देगा तथा उसके गुण दोष के आधार पर भरण पोषण की राशि निर्धारित करेगा और उसका आदेश पारित करेगा। और यहाँ यह भी प्राविधान में रखा गया है कि यदि ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई भरण पोषण के लिए आवेदन पत्र आता है तो उसका निस्तारण ट्रिब्यूनल 90 दिन के अंदर कर देगा, और अगर आदेश पारित करने के बाद बिना किसी सम्यक कारण के भरण पोषण देने में अगर बालक असमर्थ रहता है या उसके परिजन असमर्थ रहते हैं, ट्रिब्यूनल उनके ऊपर प्रत्येक भंग के लिए जुर्माना निर्धारित कर सकेगा और वारंट भी जारी कर सकता है। अब क्षेत्राधिकार के मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालकों और नातेदारों के विरुद्ध किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाद दाखिल किया जा सकता है। तो जहां पे वरिष्ठ नागरिक या माता पिता रहते हों उस जिले में, या जहां पे अंतिम रूप से निवास कर किए हों उस जिले में भरण पोषण के लिए आवेदन पत्र उस जिले के ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो जहां बालक या नातेदार निवास करते हैं वहां पे भी हम आवेदन पत्र दे सकते हैं। भरण पोषण आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद ट्रिब्यूनल बालकों या नातेदारों को उपस्थित होने का आदेश जारी करेगा, और जो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं वो एसडीएम रैंक के नीचे के अधिकारी को नहीं बनाया जा सकता, और बालक या नातेदार के विरुद्ध सम्मन ट्रिब्यूनल जारी करेगा। और यदि बालक या नातेदार भारत के बाहर रहते हैं तो केंद्रीय सरकार के शासनादेश 11 जून 2011 के द्वारा ये सम्मन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें एक नोडल अधिकारी अपॉइंट किया गया है जो कि उनके माध्यम से ट्रिब्यूनल द्वारा सम्मन बालकों को और नातेदारों को बाहर भेजा जाएगा। अब ट्रिब्यूनल की सुनवाई करने से पूर्व कोई भी मामला सबसे पहले एक सुलह अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सुलह अधिकारी दोनों पक्षों को बुलाएंगे और वो अपनी 1 मास में रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि बात सुलह करने से ही हल हो जाती है तो उसके आधार पर ट्रिब्यूनल आदेश पारित कर देता है, और यदि सुलह करने की बातचीत फेल होती है तो ट्रिब्यूनल उसके गुण दोष के आधार पर आवेदन का निस्तारण करेगा। भरण पोषण अधिकरण का गठन इस अधिनियम में प्रावधानित किया गया है। ये भरण पोषण अधिनियम में राज्य सरकारों को पावर दिया गया है कि वे प्रत्येक उपखंड में एक या एक से अधिक अभिकरण का गठन
कर सकते हैं और उसका अध्यक्ष सब डिविजनल ऑफिसर लेवल से नीचे का नहीं होगा। यदि किसी क्षेत्र में एक या एक से अधिक अधिकरण का गठन हो गया हो तो राज्य सरकार अब सुविधानुसार उस क्षेत्रों के और वो अधिकरण के कार्य क्षेत्रों का बंटवारा कर सकते हैं। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में ये भरण पोषण का वाद एक समरी प्रोसीडिंग के तहत आता है और ट्रिब्यूनल संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। अधिकरण को साक्ष्य लेने तथा हाजिर कराने, भौतिक पदार्थों को प्रकट करने तथा उनको पता लगाने और पेश करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, जो कि एक सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि सिविल न्यायालय की सारी न्यायिक शक्तियां इस ट्रिब्यूनल को प्राप्त होंगी और आधिकारिक किसी दावे को विनिश्चय करने के लिए जांच में सहायता हेतु ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को जो इस विषय में जानकारी रखता हो उसको प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो कि वाद के निस्तारण में मददगार होंगे। और ट्रिब्यूनल यदि बालक और नातेदार के जवाब को देखने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वो वृद्ध माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण में किसी भी कारण से उपेक्षा कर रहे हैं या उनको भरण पोषण देने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल उस पर आदेश पारित करेगा और सम्यक विचारोपरांत उसमें भरण पोषण का राशि निर्धारित करेगा, जो कि 10,000 रुपये से ज्यादा की नहीं हो सकती। और यदि भरण पोषण के भत्ते में ऑर्डर करते समय किसी पक्षों द्वारा कोई चीज छुपाई गई हो या जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हों, तो एक ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वो उसके हिसाब से उस ऑर्डर को समाप्त भी कर सकता है, उसको रिव्यू भी कर सकता है। अब ट्रिब्यूनल से भरण पोषण के आदेश पारित हो जाने के बाद उस आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क रूप में प्रदान की जाएगी और उसके एग्जीक्यूट करने के लिए इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो ट्रिब्यूनल यह देखता है कि जिसके विरुद्ध यह आदेश पारित किया गया है वह कहाँ पे रहता है और उसको जान पहचान करने के बाद उस पर आदेश इन्फोर्स किया जाएगा। इस आदेश के निष्पादन की विधि चैप्टर 9 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्राविधानों के तहत की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता इस एक्ट के अलावा चैप्टर 9 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत भी भरण पोषण हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दो कोर्टों में अलग अलग मैटर विचाराधीन नहीं हो सकता। अगर वो चैप्टर 9 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं तो ये फिर इस अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते। और यदि वो चाहते हैं कि हम इस अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तो ये उनको अधिकार होगा कि वो अपना प्रार्थना पत्र जो चैप्टर 9 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है या जो विचाराधीन है उसको वो विड्रा करके तो उसके बाद यहाँ पे प्रार्थना पत्र वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अगर ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार कोई बालक या नातेदार आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर संपूर्ण रकम जमा करेगा और यदि वो नहीं जमा करता है तो ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि अतिरिक्त आवेदन की तारीख से साधारण ब्याज का आदेश भी पारित कर सकता है, जो 5% से कम और 18% से अधिक नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने हर जिले में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया है और ये अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल के आदेश की अपील
की सुनवाई करता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से नीचे का नहीं होगा। और जो है यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 60 दिनों के अंदर अपील प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया गया है, और अगर 60 दिन के बाद कोई पक्षकार अपील प्रस्तुत करता है तो उस आधार पर उसकी अपील खारिज हो जाएगी। और यदि ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल ये सोचता है कि युक्त कारण के वजह से ये अपील 60 दिनों के अंदर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को अधिकार होगा कि वह उस कारण के आधार पर अपील की सुनवाई कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फाइल को मंगा ले सकता है। उसके बाद विचारोपरांत के बाद अपील को अलाउ कर सकता है या उसको खारिज कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश एक अंतिम आदेश होता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल 1 माह के भीतर उस अपील को डिसाइड करने की कोशिश करेगा। अब आपको ये मैं बताऊं कि इस अधिनियम के सेक्शन 17 में ये प्राविजन किया गया है कि इसमें कोई विधिक प्रतिनिधित्व नहीं रखा जाएगा प्रोसीडिंग में। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट अधिनियम में लॉयर्स को भी परमिट कर दिया गया है कि लॉयर्स भी किसी पक्ष का जो है विचार ट्रिब्यूनल के समक्ष या अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष रख सकते हैं। और इस अधिनियम के तहत ही एक भरण पोषण अधिकारी के पद का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही भरण पोषण अधिकारी के रूप में बनाए जा सकते हैं, और वो आवश्यकता पड़ने पे माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार वृद्धों के लिए तथा माता पिता के लिए बहुत ही संवेदनशील रही है, और उसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई है। इस वृद्ध आश्रमों में यह कोशिश की गई है कि हर जिले में कम से कम एक वृद्ध आश्रम खुल जाए, और उसमें न्यूनतम 150 वृद्धों को रहने की व्यवस्था की जाती है। और इसमें सरकारों द्वारा उसके प्रबंध, मानदंड, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, चिकित्सकीय देखरेख, मनोरंजन के साधन सब प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सकीय सहायता हेतु सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा वित्त पोषित हॉस्पिटल, चाहे वो पूर्ण वित्त पोषित हो चाहे आंशिक वित्त पोषित हो, उसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके आवश्यकता अनुसार बेड प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पृथक पंक्ति की व्यवस्था की गई है। क्रॉनिक, टर्मिनल, डिसीजनरेटिव रोगों के उपचार की व्यवस्था की गई है, और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की है, और इस अधिनियम में उसके प्राविधान किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सुख सुविधाओं से इनकार किया गया या उनका उत्पीड़न किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो संपत्ति का अंतरण, कपट, उत्पीड़न, अनावश्यक प्रभाव के अंतर्गत आएगा, और उसको जो है ट्रिब्यूनल शून्य घोषित कर सकता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि 2007 में ये बना अधिनियम, उसमें कई प्राविधानों में चेंजेस किए गए। जैसे 2007 के अधिनियम में वकीलों को प्रक्रिया से बाहर रखा गया था,
लेकिन 2019 में जो संशोधन बिल आया उसमें वकीलों को इंक्लूड किया गया कि वकील भी पार्टी की सहायता के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष या अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हो सकते, तथा सजा जो 3 महीने की थी उसको 6 महीने का कर दिया गया। पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री के डिफिनीशन के अंतर्गत बेटा बेटी दामाद सौतेला बेटा या जो प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार से हित रखता हो या उसको हित पाने की स्थिति हो उसको भी सम्मिलित किया गया। माता पिता के साथ सास ससुर को भी सम्मिलित किया गया। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ये सुविधा प्रदान किए जाने के प्राविधान निर्धारित किए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 41 जो है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, फिर भी एक ऑब्लिगेटरी होते हुए भी इस पर विचार किया गया है और इससे नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब मैं आपको अनुच्छेद 41 के विषय में बताना चाहता हूं जो कि संविधान में अधिनियमित है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। इस आर्टिकल के तहत ये बहुत आवश्यक था कि वृद्धों के लिए काम किया जाए। इस पर सरकार ने एक अधिनियम 2007 में बनाया जिससे काफ़ी सुविधाएं उन वृद्धों को मिल रही हैं जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।